द धंधो इन्वेस्टर अध्याय 3 वर्जिन धंधो हिंदी ऑडियोबुक.com। आप सोच रहे होंगे कि देखो, इन पटेलों और मणिलाल ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके काम को मेरी ओर से हैट्स ऑफ। इनकी स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन क्या इन्हें दोबारा भी कोई दोहरा सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि फिर से मोटल एम्पायर बनाने के ऑब्जेक्टिव से अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे कई वर्षों तक अपने भाई बहनों और उनके परिवारों के साथ वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे उन्होंने किया था, और सप्ताह में 100 घंटे से भी ज्यादा काम करने और अपने परिवार के साथ मोटल में वर्षों तक रहना पड़ेगा, जो मैं सोचता हूं कि लगभग नामुमकिन है। मैं यह भी मानता हूं कि उनके पारिवारिक माहौल या उनके जीन पूल में कुछ ऐसा है जो उन्हें लाइफ और बिजनेस के बारे में एक कठिन अप्रोच के लिए प्रेरित करता है। असल में यही अंतर है जिस कारण से हम में से बाकी लोग धंधो जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेखक इस धारणा को दूर करने के लिए बुक में एक और महान धंधो एंटरप्रेन्योर के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो न तो पटेल है और न ही गुजरात से है। वे इंग्लैंड से है और वे उतने ही तेज तर्रार हैं जितने वे लोग हैं। एक और वे पूरी तरह से जीवन को मजे से जीने के बारे में सोचते हैं। उनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन, जो कि बिजनेस की दुनिया में राज करने वाले न सिर्फ एक ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट है, बल्कि एक बहुत ही प्रतिभावान इन्वेस्टर और राइटर भी हैं। इनकी एक या दो नहीं, बल्कि कई सारी कंपनियां हैं और उनके कई अलग अलग ब्रांड्स भी है। लेकिन पापा पटेल और रिचर्ड ब्रांसन के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है। बस वे तो इस बात से आपस में जुड़े हुए हैं कि वे अपने बिजनेस एंडेवर्स को कैसे अप्रोच करते हैं। दोनों ही धंधों के हार्डकोर प्रैक्टिशनर हैं। आइए अब जानते हैं कि वर्जिन अटलांटिक की तरह ही मिनिमम कैपिटल के साथ कोई भी बिजनेस कैसे शुरू किया जाए जिसमें रिस्क बहुत ही कम या बिल्कुल भी न हो। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में राज करने वाले रिचर्ड ब्रांसन एक बहुत ही प्रतिभावान इन्वेस्टर हैं। इन्हें चैलेंज लेने का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक है। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ही यह निश्चय कर लिया था कि वे बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और अपनी इसी चाहत को ध्यान में रखते हुए रिचर्ड ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे रिचर्ड को बहुत कुछ करना था और उन्होंने ऐसा ही किया। रिचर्ड ने 1972 में वर्जिन ग्रुप की नींव रखी थी, जो वर्तमान में 400 से भी ज्यादा अलग अलग फील्ड में काम करने वाली कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है। रिचर्ड ब्रांसन का अंतरिक्ष घूमने का बचपन का ही सपना था, और उन्होंने यह सपना 70 साल की उम्र में पूरा करके ऐसी मिसाल कायम की है कि हर कोई उनसे प्रेरित होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहेगा। कहते हैं कि अगर जीवन में किसी को कोई बड़ा काम करना है तो ऐसी शख्सियत के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से जोखिम उठाए, जिसके फलस्वरूप आज वे 400 से भी ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। बिजनेस की दुनिया में रिचर्ड ब्रांसन का नाम सफल बिजनेसमैनों में लिया जाता है। आइए अब थोड़ा रिचर्ड के प्रारंभिक बिजनेस करियर के बारे में जानते हैं। हालांकि वे पढ़ाई में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन वर्ष 1966 में उन्होंने स्टूडेंट नाम की एक मैगजीन लॉन्च की। उसके 2 साल बाद 1968 में उनके सामने मैगजीन को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आती रहती थी, जिन्हें वे बखूबी संभाल लेते थे। इन दिक्कतों के बावजूद इस मैगजीन से रिचर्ड की अनुमानित कमाई लगभग 50,000 पाउंड हुई। लेकिन रिचर्ड को उम्मीद नहीं थी कि इस मैगजीन से उनकी इतनी मोटी कमाई होगी। इस मैगजीन ने ऑर्डर रिकॉर्ड बिजनेस में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और बाद में यह मैगजीन बहुत मशहूर हुई। स्टूडेंट्स मैगजीन के बाद उन्होंने वर्जिन ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के बिजनेस शुरू किए। शुरू में उन्होंने नए कर्मचारियों को कंपनी में भर्ती किया और उन्हें खुद काम समझाने की जिम्मेदारी ली। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने एक स्टूडियो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में किराए पर लिया और उसे अपने हिसाब से तैयार किया, जिसका उन्होंने नाम रखा द मैनर स्टूडियो। इस स्टूडियो में मुख्य रूप से नए कलाकारों को रिकॉर्डिंग का मौका दिया जाता था, जिनमें सबसे पहले आर्टिस्ट थे माइक ओल्डफील्ड, जिनके वर्ष 1973 में इस स्टूडियो की पहली एल्बम
ट्यूबुलर बेल्स रिलीज हुई। समय के साथ साथ यह स्टूडियो काफी मशहूर होता चला गया और सभी कलाकार इस स्टूडियो से अपनी एल्बम तैयार करवाने लगे। वर्जिन रिकॉर्ड स्टूडियो ने क्लचर क्लब को भी संगीत की दुनिया में उतारा था। बस इसके बाद रिचर्ड ब्रांसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके फलस्वरूप उनकी कमाई साल 1979 में 5 मिलियन पाउंड हो चुकी थी। इसके बाद से वर्जिन रिकॉर्ड्स ने अपने प्रतियोगियों से कड़ी टक्कर लेनी शुरू कर दी थी। बुक में लेखक आगे लिखते हैं कि साल 1984 तक रिचर्ड को एयरलाइन बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की और एक अद्भुत संगीत रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बनाने में बहुत सफल रहे। हर किसी बिजनेस की शुरुआत के पीछे कोई न कोई यूनिक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर अपनी या लोगों की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का उन्हें स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और वही उस बिजनेस का कोर होता है। तो आइए अब वर्जिन अटलांटिक एयरवेज की शुरुआत के पीछे की दिलचस्प कहानी को जानते हैं। एक बार जब रिचर्ड ब्रांसन की फ्लाइट कैंसिल हो गई, तब उन्हें नई एयरलाइन की शुरुआत करने का विचार सूझा, जिसे उन्होंने अपने बिजनेस टीम के साथ में शेयर किया। तो उनके जनरल मैनेजर ने उन्हें सलाह दी कि यह अच्छी योजना नहीं हो सकती। तब ब्रांसन ने कहा कि वह एक प्लेन को 1 साल तक उड़ाएंगे और अगर वह सफल नहीं होते तो इसके बाद वे इसे बंद कर देंगे। ब्रांसन ने अपनी एयरलाइन की शुरुआत एक चार्टर्ड प्लेन से की, जिसमें लोगों को कम पैसों में यात्रा उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि ब्रांसन को पैसेंजर के साथ इस फ्लाइट को पहली बार उड़ाना था, लेकिन उनके पास चार्टर प्लेन इंजन नहीं था। उन्होंने बैंकों से लोन लेना चाहा, लेकिन पहले ही उन पर कर्ज होने की वजह से बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। आखिरकार हल यह निकला कि ब्रांसन को अपनी दुकानों से पैसा निकालना पड़ा और चार्टर्ड प्लेन इंजन का प्रबंध करना पड़ा, और कुछ समय बाद इस एयरलाइन को भी सफलता प्राप्त हो गई। ध्यान रहे, उस समय उनकी उम्र 34 साल के करीब थी। आज भी एयरलाइन के क्षेत्र में वर्जिन एयरलाइन अच्छा योगदान दे रही है और आज तक सबसे सिक्योर फ्लाइट के रूप में दर्ज है। इसमें आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। करोड़पति बनने के बाद रिचर्ड का सबसे बड़ा सपना अंतरिक्ष की यात्रा करना था। इसी सपने के चलते उन्होंने स्पेस टूरिज्म कंपनी के साथ मिलकर वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की शुरुआत की, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी थी। इस कंपनी ने कई स्पेसशिप का निर्माण किया है। समय के साथ साथ उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर लिया। उनका सपना था कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ अंतरिक्ष यात्रा जरूर करें। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लगभग 20 साल का समय लगा दिया। आखिरकार हाल ही में उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करके दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की। आइए अब थोड़ा रिचर्ड ब्रांसन की अन्य कंपनियों के बारे में भी जान लेते हैं। साल 2006 में ब्रांसन ने हेल्थ बैंक का निर्माण किया, जो कि ब्लड डोनेशन और लोगों तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। 2006 में ही उन्होंने वर्जिन कॉमिक्स और वर्जिन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जो कि एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रही थी और नई कहानियों और पत्रों को बनाने में अपना योगदान दे रही थी। इन सब के अलावा रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन मोबाइल कंपनी, यूके केबल टीवी ब्रॉडबैंड और टेलीफोन कंपनी एनटीएल टेलीवेस्ट आदि जैसी कंपनियों का भी निर्माण किया। इन सभी कंपनियों का बड़ी ही धूमधाम से प्रचार किया गया। अब आप रिचर्ड ब्रांसन की कमाई के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो मैं आपको यह फैक्ट बताता चलूं कि रिचर्ड ब्रांसन अपनी मेहनत की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज उन्हें दुनिया के बड़े बड़े करोड़पतियों की सूची में गिना जाता है। आज के समय में रिचर्ड ब्रांसन की कमाई सालाना लगभग 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। कहा जाता है कि बिना दुश्मन बनाए आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ब्रांसन की कंपनी वर्जिन एयरवेज को खत्म करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने बहुत सारी चालें चली, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी की बदौलत आज रिचर्ड ब्रांसन इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आइए अब बात करते हैं कि रिचर्ड ने अपने एयरलाइन बिजनेस की शुरुआत कैसे की। इन दिनों किसी ने ब्रांसन को लंदन और न्यूयॉर्क के बीच
एक पूरी तरह से बिजनेस क्लास एयरलाइन शुरू करने के बारे में एक बिजनेस प्लान भेजा। ब्रंसन ने कहा कि जब एक सिंगिंग बिजनेस में काम करने वाले को 747 जंबो जेट से जुड़ी एक एयरलाइन शुरू करने के लिए एक बिजनेस प्लान मिला तो वह जानता था कि यह उनके पास आने से पहले कम से कम 3000 दूसरे स्थानों से ठुकरा दिया गया था। उन्हें यह भी पता था कि स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज वाले अन्य बिजनेसमैनों ने इसे ठुकरा दिया था। बिजनेस प्लान में दावा किया गया था कि मौजूदा खिलाड़ियों द्वारा इस सेक्टर को कम करके आंका गया था। उसने पूरे वीकेंड में उस रास्ते से उड़ान भरने वाली अन्य प्रमुख छूट देने वाली एयरलाइनों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी यह छूट प्राप्त नहीं कर सके। इससे उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि वे या तो घटिया बिजनेस थे या डिमांड ज्यादा होने से फूले हुए थे, जिसका मतलब था कि उनके अगेंस्ट कंपेटिंग स्टार्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने ओरिजिनल बिजनेस प्लान को एक ऑप्टिंग ड्यूल क्लास सर्विस में बदल दिया था। अब संडे के पूरे दिन उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा। अगले मंडे वे सिंगिंग बिजनेस के अपने पार्टनर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के पास गए और उन्हें एयरलाइन शुरू करने में अपनी रुचि के बारे में बताया। उन्होंने उनसे कहा, रिचर्ड, तुम्हें अपने रॉकर यानी झूले को छोड़ना होगा। आपको वह 747 जंबो जेट चाहिए जो सबसे महंगा विमान है। उन्होंने आगे पूछा, क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है? और उन्होंने बता दिया कि सॉरी बॉस, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वे इस जंगली विचार को किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रांसन इस प्रोजेक्ट पर कायम रहे। उन्होंने बोइंग के हेड के सीधे नंबर के लिए सिएटल में डायरेक्टरी असिस्टेंट को कॉल किया। जब रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया तो उसने कहा कि वह किसी से 747 जंबो जेट किराए पर लेने के बारे में बात करना चाहते हैं। कई बार कॉल ट्रांसफर किए जाने के बाद उन्होंने एक सही व्यक्ति की तरह लगने वाले से पूछा कि क्या बोइंग के पास एक पुराना जंबो होगा? उस आदमी ने कहा कि हाँ। फिर ब्रांसन ने पूछा कि क्या वे उसे 1 साल की लीज पर देने पर विचार करेंगे? बोइंग के कर्मचारी ने कहा कि उनके पास कस्टमर्स की एक छोटी लिस्ट है, लेकिन वे अपने रेगुलर कस्टमर में से एक के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने पर विचार कर सकते हैं। ब्रांसन उनके नंबर मांगने के बारे में अड़े रहे। बोइंग ने उन्हें कुछ नंबर दिए, जिससे ब्रांसन ने पता लगाया कि वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस शुरू करने के लिए उनका कुल आउटले और मैक्सिमम लायबिलिटी केवल $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और उनकी म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी उस साल $12 मिलियन और अगले साल $20 मिलियन कमाने की राह पर थी। ब्रांसन ने नोट किया कि वे एक विमान के साथ एयरलाइन बिजनेस में हवाई जहाज के उतरने के 30 दिन बाद फ्यूल के लिए पे करेंगे और हवाई जहाज के उतरने के 15 से 20 दिन बाद कर्मचारियों के वेजेज का भुगतान करेंगे। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के लगभग 20 दिन पहले उन्हें सभी टिकटों की पूरी बुकिंग करनी होगी। इस सिनेरियो में वर्किंग कैपिटल की जरूरत काफी कम थी और बोइंग से एक बहुत ही फेवरेबल शॉर्ट टर्म लीज के बाद उन्हें हवाई जहाज खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्रांसन ने इसके लिए विचार किया कि वे इसके लिए एक छोटे से ग्राउंड स्टाफ को रख सकते हैं और न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टाइजमेंट देकर कुछ सीटें बेच सकते हैं। आजकल अगर कोई सिलिकॉन वैली में इस विचार के साथ आएगा तो उसके पास अनिवार्य लिफ्ट पिच के साथ साथ एक फैंसी बिजनेस प्लान भी होगा, जिसकी बेसिक स्टार्टअप कैपिटल कम से कम $60 मिलियन होगी। लेकिन ब्रांसन ने ऐसा नहीं किया। उनका बिजनेस प्लान एक वीकेंड में तैयार हुआ था, जो ब्रांसन के दिमाग में ही था। इसके लिए कोई बिजनेस प्लान कभी नहीं लिखा गया था। इस स्टार्टअप में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एडवाइजर नहीं थे, कोई वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट भी नहीं थे। यह बिजनेस एक ऐसे व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था जिसे एयरलाइन उद्योग में कोई पूर्व अनुभव या विशेषज्ञता नहीं थी। आगे लेखक कहते हैं कि वर्जिन एटलांटिक के बारे में उनकी राय बस यही है, यदि आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसके लिए $200 मिलियन के 747 जंबो जेट टाइटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता हो, लेकिन किसी कैपिटल पूंजी की आवश्यकता न हो, तो वस्तुतः कोई भी बिजनेस जिसे आप शुरू करना चाहते हैं वह किया जा सकता है, मिनिमम कैपिटल से स्टार्टिंग। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि कैपिटल को रचनात्मक सोच और समाधानों से बदल दें।
इसमें ब्रांसन ने एक सर्विस गैप खोजा और उसका पीछा किया। ब्रांसन ने जब तक यह अंतर कम किया और ब्रिटिश एयरवेज और उनके अन्य कंपटीटर जागे, तब तक उन्होंने एक मजबूत ब्रांड बना लिया था। आज भी वर्जिन अटलांटिक एक बहुत ही टफ इंडस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करता है। वर्जिन अटलांटिक बिजनेस मॉडल शुद्ध धंधो है। वर्जिन ग्रुप आज 200 प्लस बिजनेसेस का एक प्राइवेटली तौर पर होल्ड ग्रुप है, जिसका एनुअल रेवेन्यू लगभग $7 बिलियन है। यह फ्री कैश फ्लो में हर साल लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर जनरेट करता है। वस्तुतः सभी 200 प्लस बिजनेसेस में कॉमन इंग्रेडिएंट यह है कि उनमें से किसी भी स्टार्टअप पर बहुत कम पैसा लगाया गया था। साल 2005 में उन्होंने टारगेट स्टोर्स में वर्जिन पल्स नामक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की एक श्रृंखला रखी। टारगेट ने उन्हें केवल टारगेट के लिए डिजाइन पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक एक्सक्लूसिव लाइन डेवलप करने के लिए कहा। टारगेट ने उन्हें प्राइम फ्लोर स्पेस की गारंटी दी, जिससे वर्जिन के पास 0 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या रिस्क था। इसमें उन्होंने इसे बनाने के लिए एक चिक डिजाइन की दुकान के साथ लाइन बनाई और कॉन्ट्रैक्ट किया और वर्जिन के लिए अच्छा मार्जिन बनाए रखा। इसका नेगेटिव पार्ट बहुत ही लिमिटेड था और अप्लाइड बहुत बड़ा था। जिन पार्टियों ने अधिक रिस्क उठाया वे मैन्युफैक्चरर थे, जिन्हें कमिट किए गए ऑर्डर से बियॉन्ड एक अलग क्षमता का वादा करना था, और टारगेट इसे हर दुकान में मूल्यवान सेल्फ स्थान निर्धारित करता था। इसे लॉन्च करने के लिए वर्जिन ग्रुप ने न्यूयॉर्क की एक पार्टी में ब्रांसन का लाभ उठाया, जिसमें कुछ हॉट मॉडल्स ने अपने चेहरे पर वर्जिन पल्स लाइन पहनी हुई थी। बुक में क्लासिकल धंधों का एक और उदाहरण वर्जिन मोबाइल का दिया गया है, जो यूएसए में वर्जिन की सेल फोन सर्विस है। वर्जिन मोबाइल किसी सेल फोन नेटवर्क को ओवन या ऑपरेट नहीं करता है। इसके लिए स्प्रिंट एंटायर बैकएंड और डिलीवरी प्रदान करता है और वर्जिन मोबाइल ब्रांड के तहत सर्विस प्रदान करता है। वर्जिन ने इस सर्विस के साथ टीन्स को टारगेट किया और उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होने की पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया। कूल फोन, फोन स्किन, प्रीपेड फोन कार्ड और टीन सेंट्रिक वर्जिन ब्रांड। इसमें वर्जिन का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम था। यदि यह फेल हो गया, जिसका व्यावहारिक रूप से कोई नकारात्मक पहलू नहीं था, स्प्रिंट ने सभी टेक्नोलॉजी, बिलिंग और कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान की। वर्जिन ने ब्रांडिंग और प्रोडक्ट को पोजीशनिंग प्रदान की और इससे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लिया। यदि यह काम करता है तो वर्जिन के लिए बहुत बड़ा उल्टा और असफल होने पर एक नगण्य नकारात्मक पहलू है। वर्जिन मोबाइल बहुत तेजी से बढ़ा। इसने 3 साल से भी कम समय में स्टार्टअप से $1 बिलियन से अधिक के रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए सबसे फास्ट बिजनेस रिकॉर्ड बनाया। लेखक आगे 2 और उदाहरण देते हैं कि साल 1997 में वर्जिन टीम ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ वर्जिन मॉर्गेज ब्रांड के तहत वर्जिन वन अकाउंट नामक एक इनोवेटिव मॉर्गेज प्रोडक्ट की पेशकश की। वर्जिन द्वारा प्रदान किया गया यह प्रोडक्ट मार्केटिंग में मदद करता था, जो बहुत कम नकदी के इन्वेस्ट से बना था। दूसरा, ब्रांसन ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में नेकर नामक अपने निजी द्वीप का मालिक है। यह एक शानदार संपत्ति है जिसे फॉक्स पर द रिबेल बिलियनियर के अंतिम एपिसोड में दिखाया गया था। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है कि सर रिचर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में अपने वेकेशन होम इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत ही शानदार धंधो रिटर्न दिया है। अब आप और आपके 13 और दोस्त केवल $30,000 प्रति रात में नेकर द्वीप पर समय बिता सकते हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि भले ही इनमें से आधे बिजनेस फेल हो जाएं या कभी बड़े न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू करने के लिए उनमें कोई पैसा नहीं लगाया गया है। वेंचर कैपिटलिस्ट को वर्जिन मॉडल को देखना चाहिए, क्योंकि वर्जिन मॉडल भविष्य का वीसी मॉडल है। ब्रांसन एक अल्ट्रा लो रिस्क, अल्ट्रा हाई रिटर्न वीसी है। लोग उन्हें नए नए विचार देते रहते हैं और वे कुछ चुनिंदा लोगों के विचारों पर काम करते हैं। उन्होंने इन व्यवसायों में बिना कोई पैसा लगाए बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है, कभी कभी तो 50-50 इक्विटी हिस्सेदारी। कुछ मामलों में वर्जिन अटलांटिक की तरह इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ 100% हिस्सेदारी है। और लेखक इस बारे में आखिर में 2 शब्द कहते हैं
जो ब्रांसिन की यात्रा को इनकैप्सुलेट करते हैं, जो है वर्जिन धंधो। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।